यहाँ एक सीमेंट की नई पगडंडी बनी है, तो उस पर जो बरसात की बूंदें हैं पड़ रही हैं, तो बबूले बन रहे हैं। रात भर बारिश हुई है। जितने भी पेड़ पौधे, मकान, दीवारें, सब बिल्कुल नहा धो के स्वच्छ हैं। बारिश के बीच में भी कुछ पंछी उड़ रहे हैं। उनका गीत तो चल ही रहा है, कलरव। आज कोई खुशबू नहीं है यहाँ पर। दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य के एक बड़े ही प्रतापी राजा हुए कृष्णदेव राय। उनके प्रमुख दरबारी बड़े ही बुद्धिमान और चतुर थे। हम लोगों ने उनका नाम सुना होगा, तेनालीराम। जैसे अकबर और बीरबल की कहानियां प्रसिद्ध हैं, वैसे ही दक्षिण भारत में तेनालीराम और कृष्णदेव राय की कहानियां प्रचलित हैं। और उनके समय में विजयनगर साम्राज्य अपनी बुलंदियों पर था। हम्पी अद्भुत नगर है। हम्पी ऐसा नगर है जो ध्वंसावशेष उसके बचे हुए हैं। उन्हें देखने पर लगता है कि यह जगह स्वर्ग रही होगी कभी। दुनिया की श्रेष्ठतम सभ्यताओं में से एक हम्पी रही होगी। तुंगभद्रा नदी पूरे नगर में ऐसे ही सांप की तरह बल खाती हुई जाती है। बड़ी बड़ी शिलाओं के बीच अद्भुत वह नगर रहा होगा। उनकी कृष्णदेव राय और तेनालीराम के बीच में बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं। उसमें से एक है कि कृष्णदेव राय तेनालीराम को कहे कि महल में कुछ पेंटिंग्स बन जाए। तो तेनालीराम ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। तो राजा ने खुद ही कमीशन करके और ऐसे पेंटर्स को बुलाया कि जो बड़ी सुंदर आकृतियां बना सकते थे। आए
और बड़ी सुंदर सुंदर पेंटिंगें वे दीवालों पर बनी। राजा ने जब देखा बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने तेनालीराम को बुला करके कहा कि देखिए कितनी सुंदर पेंटिंग्स बनी हुई हैं, ऐसा लगता है कि इसमें जो आकृतियां उकेरी गई हैं वे बस बोल करके बाहर आ जाएंगी। तेनालीराम ने बड़े गौर से देखा और पूछा कि इसमें दूसरे अंग कहाँ हैं। उन्होंने चेहरा देखा, हाथ पैर सामने से जो दिख रहे थे वे देखे। उन्होंने पूछा पीठ कहाँ है, दांत कहाँ है, रक्त कहाँ बह रहा है। राजा हंसने लगे। उन्होंने भी मजाक में ही कहा कि ये सारी चीजें तुम्हें कल्पना करनी पड़ेगी, ये सारी चीजें तुम्हें इमेजिन करनी पड़ेगी। तेनालीराम ने कुछ नहीं कहा और 2-4 महीने बीते। इसके बाद तेनालीराम राजा के पास आए और बोले कि मैंने भी पेंटिंग करना सीखा है, क्या आप मेरा कौशल देखना चाहेंगे। महाराज ने कहा कि जरूर, आप ये जो पेंटिंग बनी हुई है इनको व्हाइट वॉश कर दीजिए और यहाँ पर बनाइए, हमें बड़ी खुशी होगी। तेनालीराम ने पुरानी पेंटिंग मिटाई और कई दिन तक उसमें लगे रहे। कुछ दिन बीतने के बाद फिर वो आए, राजा के पास कहे कि चलिए पेंटिंग तैयार है। वहां गए तो उन्होंने देखा कि कहीं आंख बना हुआ है, कहीं पैर बना हुआ है, कहीं हाथ है, कहीं गर्दन है, कहीं होठ है, कहीं कान है, कहीं बाल है। राजा बड़े चकित हुए कि इतना बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी चीजें तो नहीं कर सकता। फिर वो थोड़ा सा ऐसी खंडित प्रतिमा, ऐसा खंडित चित्र देख करके वो थोड़ा सा विचलित भी हुए कि क्या पागलपन है। उन्होंने कहा कि ये सब क्या है, इसमें इंसान कहाँ है, इसमें इंसान तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा, ये तो उसके अलग अलग अंग हैं। तेनालीराम ने कहा इंसान आपको इमेजिन करना पड़ेगा, पर अभी घबराइए नहीं, आइए मेरे साथ। वे एक दूसरी दीवार के पास ले गए जिस पर सिर्फ व्हाइट वॉश हुआ था और वहां जाकर के तेनालीराम ने अपने ब्रश से हरे रंग का कुछ छींटा मार दिया। ब्रश ऐसे छिड़का तो कुछ छींटे उस व्हाइट वॉश पर चली गई। राजा ने कहा कि ये क्या है। तो तेनालीराम ने कहा अरे, इतने सुंदर घास के मैदान में चरती हुई गाय आपको नहीं दिखाई दे रही है। राजा ने कहा कि अरे, यहाँ गाय कहाँ है। तो तेनालीराम ने कहा गाय घास चर के जा चुकी है। घास कहाँ है। तो तेनालीराम ने कहा कि देखिए 2-4 घासें बची हुई हैं, बाकी घास गाय चर गई। राजा ने कहा ऐसे थोड़ी पेंटिंग बनती है, पेंटिंग में कुछ वास्तविक होना चाहिए। तेनालीराम ने कहा वही तो मैं आपसे पूछ रहा था जब आप मुझे दिखा रहे थे वह पेंटिंग, कि अगर कुछ सच में है तो वास्तविक होना चाहिए, और अगर वहां कल्पना की जा सकती है तो यहां भी कल्पना की जा सकती है। थोड़ा कल्पना में कम ज्यादा होगा, पर पेंटिंग यह भी है, पेंटिंग वह भी है। आप पेंटिंग की कसौटी में इसको फेल नहीं कर सकते हैं।
राजा को कुछ बात समझ में आई। वह जो प्रतिमा, वह जो छवि, वह जो स्टैंड पॉइंट लेकर के हम जीते हैं, देखिए वहां पर क्या है। हमारे स्टैंड पॉइंट में कोई अंग यहाँ है, कोई अंग वहां है। हमारे स्टैंड पॉइंट में हम किसी के पति हैं, स्टैंड पॉइंट बदला। हम किसी ऑफिस के बॉस हैं, स्टैंड पॉइंट बदला। हम हिंदू हैं, स्टैंड पॉइंट बदला। हम भारतीय हैं, पाकिस्तानी हैं, अमेरिकन हैं, जापानी हैं, स्टैंड पॉइंट बदला। हम गोरे हैं, काले हैं, स्टैंड पॉइंट बदला। हम तमिल हैं, हम हिंदी भाषी हैं, हम चीनी भाषी हैं, स्टैंड पॉइंट बदला। हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, स्टैंड पॉइंट बदला। हम विवाहित हैं, अविवाहित हैं, स्टैंड पॉइंट बदला। हम गोरे हैं, काले हैं, स्टैंड पॉइंट बदला। हम अमीर हैं, गरीब हैं, स्टैंड पॉइंट बदला। हम उच्च कुल के हैं, उच्च नस्ल के हैं, हम निम्न नस्ल के हैं। सारे स्टैंड पॉइंट, इन अलग अलग स्टैंड पॉइंटों के बीच में हमसे कल्पना करवाई जा रही है। हम कल्पना कर रहे हैं अपनी जीवन की, अपनी छवि की। एक स्टैंड पॉइंट से दूसरे स्टैंड पॉइंट में कोई तारतम्य नहीं। भला जीवित संबंध का परिवार संस्था से क्या तादात्म्य हो सकता है? क्या अंतर संबंध हो सकता है? भला इस हरी भरी धरती से, इस बादलों से भरे हुए आकाश से, जिसमें से कि वर्षा का जल छलक रहा है, इससे राष्ट्र का क्या संबंध हो सकता है? राष्ट्र कहीं खोजने जाएंगे, आपको राष्ट्र मिलेगा? आप कहीं जाकर के भारत छू सकते हैं, कहीं जाकर के आप पाकिस्तान छू सकते हैं। आप जहां भी छुएंगे, जो भी छुएंगे, धरती होगी, आकाश होगा, वायुमंडल होगा। जहां भी आप जाएंगे, क्या आप ब्राह्मण छू सकते हैं? क्या आप तमिल छू सकते हैं? जहां भी आप छुएंगे, इंसान होगा। पर हमारे अंदर अलग अलग स्टैंड पॉइंट से एक प्रतिमा निर्मित है। बस एक प्रतिमा की कल्पना की जा रही है। सारे अंग कहीं तितर बितर हैं, छितराए हुए हैं, और हम समझते हैं कि हम जीवन जी रहे हैं। कैसा हतभागिता है, कैसा दुर्भाग्य है, कैसी गहरी हमारी नींद है, कैसा गहरा प्रमाद है, जिसमें ऐसी बनावटी चीजों को जीवन समझा जा रहा है, जिसमें ऐसी छिन्न भिन्न जीवन दशा को जीवन समझा जा रहा है। उसमें हम कल्पना कर रहे हैं कि हाँ, उसमें एक अंतर संबंध है, उसमें एक जोड़ है, उसी अंतर संबंध से दूसरे से भी संबंधित हो रहे हैं। भला कैसे ऐसे जीवन सम्यक हो सकता है? भौतिक जीवन भी अगर हाथ पैर हमारे अलग अलग हो जाए, हम जी नहीं सकते हैं। लेकिन वह जीवन जिसके अंग ही बनावटी हैं, जिसके सारे हड्डियां, मांस, मज्जा सब बनावटी है, उनके बीच में एक प्रतिमा बना करके एक काल्पनिक चीज जी रही है, ऐसे उसमें कोई सम्यक जीवन जी हो सकता है, सम्यक संबंध हो सकता है? पर हम लोग जी रहे हैं, हम लोग संबंधित हैं। हम कहते हैं मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा मित्र, मेरा राज्य, मेरा राष्ट्र, मेरी भाषा,
मेरा ईश्वर, मेरा स्वर्ग नर्क, अलग अलग पार्ट्स, और उसमें जीवन जिया जा रहा है। जहां पर भी स्टैंड पॉइंट्स हैं, वहां पर जीवन धोखा है, गहरा धोखा है। जीवन वह है जो स्टैंड पॉइंट से मुक्त है और अवधान पूर्ण है, होशपूर्ण है, जागरण है। जहां यदि कोई स्टैंड पॉइंट नहीं है, पत्थर का कोई स्टैंड पॉइंट नहीं है, पत्थर को कहीं भी उठा करके रख दीजिए, वो बस जम जाएगा एक ही जगह पे। लेकिन उसमें होश भी नहीं है। वो जीवन जो हम, जिस प्रश्न के साथ हम कल विदा हुए थे, जिस प्रश्न के साथ हम लोगों ने प्रयोग किया है, उस प्रश्न में वह जीना जो किसी भी तरह के स्टैंड पॉइंट से मुक्त है, और इस प्रश्न के साथ अवधान का आना, होश का, जागरण का उठना, घटित होना, वह वास्तविक सम्यक जीवन की ओर पहला कदम। आप खुद देखें, यदि ऐसा जीवन है, ऐसा जीवन हम अपने भीतर उघाड़ रहे हैं जिसमें कोई स्टैंड पॉइंट नहीं है, आप किसी से वैर कर पाएंगे? वैर के लिए स्टैंड पॉइंट होना चाहिए। आप किसी से आसक्त हो पाएंगे, मोहग्रस्त हो पाएंगे, आप किसी की निंदा कर पाएंगे? हम किसी की निंदा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा एक स्टैंड पॉइंट है। उसकी निंदा करके हम अपने को जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो गलत है, हम ठीक है। वह स्टैंड पॉइंट है। अक्सर खोखले लोग निंदा में रस लेते हैं। जो भरा पूरा है वो कभी भी निंदा में नहीं उतरता। पर हम सब लोग ऐसे ही हैं, खोखले, रिक्त। आप किसी स्टैंड पॉइंट के बिना कोई तथाकथित रूप से उत्सव मना पाएंगे? क्या हासिल हुआ है आपको कि आप ढोल नगाड़ा बजा रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं, शोभा यात्राएं निकल रही हैं? स्टैंड पॉइंट है वहां। तो वह जीवन जो किसी भी तरह के स्टैंड पॉइंट से मुक्त है, वह जीवन जो किसी भी तरह के स्टैंड पॉइंट से न्यारा है, उस जीवन में न तो शोक होता है, न भ्रम होता है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सारी चीजें स्टैंड पॉइंट्स पे घटती हैं। वह जीवन सृजन स्वरूप है, सृजनात्मक है। सृजन न तो सुख होता है, न तो दुख होता है। सृजन बस सृजन है। कहें तो सम्यक अर्थों में सृजन ही महोत्सव है। ये जो वर्षा ऋतु, ये जो वर्षा की धार उस घास के पौधे पर पड़ रही है, यह किसी स्टैंड पॉइंट की वजह से नहीं है। कहाँ समुद्र, कहाँ भाप बनना, कहाँ बादल, फिर बादल से वर्षा होना, कोई स्टैंड पॉइंट नहीं। यहाँ सब कुछ एक उत्सव की तरह चल रहा है। सृजन के एक उत्सव की तरह, नृत्य की तरह घट रहा है, जो कि किसी भी स्टैंड पॉइंट के बिना है। हम सब लोग जिस इस प्रश्न के साथ कल प्रयोग करने, अपने जीवन की छानबीन करने, पता लगाने गए थे और अपने जीवन में उघाड़ने भी गए थे कि वह जीना क्या है जो किसी भी स्टैंड पॉइंट से मुक्त है, जो भी अवलोकन आया हो, बड़े ही मित्रवत ढंग से यहाँ पर हम साझा करते हैं कि क्या यह बात स्पष्ट हो रही है कि जो भी स्टैंड पॉइंट हम लेंगे, किसी से घृणा, किसी से प्रेम, ये सारे स्टैंड पॉइंट झूठे जीवन के हैं। तो जो भी है उसको हम साझा करते हैं। देविका जी।
गुड मॉर्निंग, सबको नमस्ते। सबकी तरफ से आपको भी नमस्ते। यहाँ पे मॉर्निंग बहुत सुंदर है, बादल छाए हुए हैं, बादलों का मूवमेंट है, हवा के झोंके से बादल एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठंड है, अच्छा है। सुबह आज बहुत सारे कबूतर एक साथ उड़ रहे हैं, एक साथ बैठ रहे हैं, तो उनको देखने में भी बड़ा अच्छा लग रहा है। और बड़े बड़े हरे हरे पेड़ छत की ऊंचाई को छूते हुए नजर आ रहे हैं, तो हरियाली भी बहुत सुंदर लग रही है यहाँ पर। ये जो प्रश्न है वो जीवन क्या है, जो स्टैंड पॉइंट से मुक्त है। जब ये स्टैंड पॉइंट वर्ड सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हम कूटे से बंधी जिंदगी जी रहे हैं, जो वैसे ही घूमती रहती है, उसी जगह पे घूमती रहती है, उसमें एक फ्रीडम ही नहीं है, और वो सोच विचार का ही जीवन है जो बस चलता रहता है, चलता रहता है। सोच विचार इतना हमको हमारा फ्रीडम ही छीन लेता है, क्योंकि हम वो सोच विचार से देखते हैं, सोच विचार से सुनते हैं, सोच विचार से बोलते हैं। जो कंडीशनिंग है वही सोच विचार बन जाती है, तो उसमें अपना फ्रीडम खो देते हैं। तो बिना फ्रीडम के जीवन कैसा हो सकता है? एक प्रिडिक्टेबल लाइफ ही हो सकता है, दुख और सुख दो ही छोर में घूमता है। सुख भी आप ही का आइडिया है और दुख भी आप ही का आइडिया है। तो आप अपने आप से जब तक मुक्त नहीं होते तब तक स्टैंड पॉइंट में ही आपको जीना पड़ेगा, और ये मैं का स्टैंड पॉइंट है जो विचार बन के आप जीते हो। तो ये सब सोचने के बाद लगता है जीवन के ऊपर थोड़ा गहराई से सोच आती है, ऐसे ही जीना है क्या, ऐसे ही मर जाना है क्या? तो ऐसे क्वेश्चंस आपको थोड़ा अपने ऊपर सोचने में, they compel you to think about your life and yourself, and इसके साथ तो अवेयरनेस तो आता ही है। आई ओपनिंग बोलना तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन एक लिमिटेशन के साथ कैसे हम जी रहे हैं ये दिखता है, और इट्स नॉट द राइट वे टू लिव, ये भी दिखता है। इट्स नाइस, थैंक यू। जब हम लोग ये सवाल अभी उठा रहे हैं इस खूबसूरत मौसम में, और सूरज उगने वाला है, पूरा अस्तित्व हमारा साथ दे रहा है कि हम लोग ये जो स्टैंड पॉइंट का गाद है, स्टैंड पॉइंट का तल है, उससे मुक्त होकर के उस जीवन की तरफ बढ़े, स्टैंड पॉइंट की खूंटों में, कि इस खूंटे से छूटे दूसरे खूंटे पे, दूसरे खूंटे से छूटे तीसरे खूंटे से। हजार खूंटे हैं जिनसे हम बंद बंद करके जीवन जी रहे हैं, जीवन जिया जा रहा है। तो जब हम ये प्रश्न उठाते हैं, वह जीना क्या है जो किसी भी तरह के स्टैंड पॉइंट से मुक्त है, और सारा अस्तित्व बहुत ही उत्सुकता से चाह रहा है कि यहाँ पर जो स्टैंड पॉइंट में फंसा हुआ जीवन है वह मुक्त होकर के जो अबाध जीवन है वो उसमें बहे। सारा अस्तित्व सहयोग कर रहा है, हमें बस एक कदम उठाना है, हमें बस एक आखिरी कदम उठाना है इस गाध पर अगाध के पदार्पण के लिए। वह जीना क्या है जो स्टैंड पॉइंट से मुक्त है,
व्हाट हैपेंस, व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है इस प्रश्न के उठने पर? क्या यह प्रश्न देखना बंद हो जाता है ना, क्या यह प्रश्न किसी स्टैंड पॉइंट से उठ रहा है कि अब मैं बिना स्टैंड पॉइंट के जीऊंगा, या यह प्रश्न सारे स्टैंड पॉइंट को बस तोड़ दे रहा है, पोछ दे रहा है? लुक इनसाइड, व्हाट इज देयर? जस्ट प्रेजेंट विद व्हाट इज, मेरी आंखों के सामने है, अपने मेरे जो बॉडी में जो सेंसेशन है कूल ब्रीज का, उसके साथ में प्रेजेंट हूँ। क्या रोए रोए में सहज रूप से एक अवेयरनेस नहीं जगह ले रही है? बिल्कुल। तो क्या यह स्टैंड पॉइंट प्रमाद है, अनअवेयरनेस है, बेहोशी है? बिल्कुल। जब आप कहते हैं कि मैं अपने परिवार का पालक हूं, जब आप कहते हैं कि नहीं, यह घर ही मेरी नियति है, जब आप कहते हैं कि यह राष्ट्र, यह धर्म, यही अंत है, स्टैंड पॉइंट आप लेते हैं, क्या वह स्टैंड पॉइंट लेना बेहोशी है? देखिए, गौर से देखिए, यह स्टैंड पॉइंट और बेहोशी क्या एक ही चीज के दो नाम है? बिल्कुल। क्या एक आप आइडिया सोच रहे मैंने हैं अपने कि लिए बना रखा है बस। क्या क्या अब यह दिखने में आ रहा है, यह जो स्टैंड पॉइंट से मुक्त जीवन का प्रश्न है, इसमें इस दुनिया में कोई भी आपका साथ देगा? कोई भी साथ दे सकता है? यहां पर स्टैंड पॉइंट्स हैं और स्टैंड पॉइंट को लेकर के लाखों लोग जूझ रहे हैं। आप कहें कि मेरा कोई स्टैंड पॉइंट नहीं है, तो आपकी जो गहनतम धर्म दृष्टि है, आपसे जो गहनतम धर्म दृष्टि का अनावरण हो रहा है, उस तक कोई नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन आपको अधर्मी जरूर कह देंगे, अरे ये तो नास्तिक है, ये कह रहा है, ये तो देशद्रोही है, ये तो कह रहा है कि राष्ट्र जैसी चीज होती ही नहीं। तो हम मर मिटेंगे किस पर? हम किस पर अपनी जान न्यौछावर करेंगे? किसके लिए जूझेंगे? किसके लिए बंदूकें बनाएंगे? किसके लिए तोपें बनाएंगे? कहां छुरे घोपेंगे? कहां रस्साकसी होगी? कहां राजनीति होगी? किसका नाम लेकर के हम शोषण करेंगे? किसका नाम लेकर के हम लोगों को अपने पीछे घुमाएंगे? ये सारी राजनीतिक सीमाएं स्टैंड पॉइंट है और शोषण के लिए की गई। ये राष्ट्र, ये संगठित धर्म, ये संस्थाएं जो कहती हैं कि व्यवस्था लाने के लिए हम किए हैं, रूस और यूक्रेन में व्यवस्था लाई जा रही है। वही यूक्रेन अभी 25-50 साल पहले तक रूस का हिस्सा था। वही यूक्रेन आज, उस यूक्रेन में रशियन आर्मी घर में घुस घुस करके रेप कर रही है। यूट्यूब पे बीबीसी के वीडियोस पड़े हुए हैं, आप देखिए उसको। घर में घुसते हैं और पति को गोली मार देते हैं, शराब पीते हैं उसी के किचन में बना करके, मांस खाते हैं,
उसी के घर में उसी की पत्नी के सामने पति को मार दिया गया है और उस स्त्री को ले जाकर के सामूहिक बलात्कार हो रहा है। कौन कर रहा है ये? वह व्यक्ति कर रहा है जिसका स्टैंड पॉइंट पहले यह था कि यह मेरे देशवासी हैं। रसिया में ही यूक्रेन था, रसिया के विभाजन के पहले। आज वही व्यक्ति जो इस भूभाग में है, दूसरे भूभाग में जाकर के कहता है कि निर्ममता से जो चाहे सो करो, जैसे चाहे वैसे रहो। पाकिस्तान में रहने वाले व्यक्ति के लिए दिल्ली में जो उपद्रव हो रहा था वो उसके देश में उपद्रव हो रहा था। दिल्ली में अंग्रेजों को भगाने के लिए लाहौर में बैठा व्यक्ति अपनी जान दांव पर लगा रहा था। दिल्ली में जो रहने वाला व्यक्ति है, ढाका में जो शोषण हो रहा है उसके लिए अपनी जान दांव पर लगा देता था। और जैसे ही विभाजन हुआ, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, स्टैंड पॉइंट बदला। यह देश अब नहीं रहा, यहां जो इंसान है निर्ममता से काटो। लाखों लोगों की निर्ममता से हत्या हुई, उनकी संपत्तियां लूट ली गई राष्ट्र के कारण। ये राष्ट्रवाद का निर्माण है। जो लोग छाती ठोक करके कहते हैं कि हम राष्ट्रवाद के पक्षधर हैं, उन लोगों ने ये हत्याएं करवाई। इस मान्यता ने, इस धारणा ने यह हत्याएं करवाई। निर्ममता से बलात्कार हुए, निर्ममता से छोटे बच्चों का वध हुआ है, लोगों के घर जलाए गए, संपत्तियां लूटी गई। वो अंदर बैठे हुए सारे खूंखार पिशाच बाहर आ गए। हम इंसानों के अंदर भरे हुए हैं वे पिशाच, स्टैंड पॉइंट की वजह से। अब मेरा राष्ट्र भारत नहीं रहा, मारो भारत के भूमि पर रहने वाले लोगों को। जिस जगह को भारत कहा जाता है वहां कोई भी है, मारो, काटो। स्टैंड पॉइंट की वजह से, स्टैंड पॉइंट की वजह से धर्म युद्ध हुआ। सबसे ज्यादा इस धरती पर जो लाशें गिरी है धर्म की वजह से गिरी है, और दूसरे नंबर पर साम्राज्य विस्तार की वजह से गिरी। ईसाइयों में, मुसलमानों में धर्म युद्ध हुए हैं, बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं। यूनान, यूरोप के देशों से अरब देशों के बीच में, जिसमें दोनों तरफ मेरे साथ खुदा है, मेरे साथ गॉड है, लेकर के जंगें हुई। पूरा का पूरा राज्य निस्त नाबूद कर दिया गया। हम्पी का अभी हम जिक्र कर रहे थे। ऐसा अद्भुत सौंदर्य हम्पी की जो वास्तुकला है, चित्रकला है, जो थोड़े बहुत ध्वंसावशेष वहां शेष है, आप जाकर के देखिएगा कभी, आंखों में पानी भर आएगा। निर्ममता से बहमनी साम्राज्य ने पूरा नगर निस्त नाबूद कर दिया। सारे भवन तोड़ दिए, सारे मंदिर तोड़ दिए गए, घर जला दिए गए, लोगों को उजाड़ दिया गया, पूरा नगर नष्ट कर दिया गया स्टैंड पॉइंट की वजह से। बहमनी, हम्पी, बहमनी, विजयनगर। एक स्टैंड पॉइंट विजयनगर है, एक स्टैंड पॉइंट बहमनी है। कोई सुनेगा नहीं अगर आप ये कहोगे तो हो सकता है पकड़ के जेल में और डाल दें, फांसी वगैरह भी लटका दें। पर देखिए, आप सच देखिए, अपने हृदय में देखिए, जीवन में देखिए कि जैसे ही आप यह कहते हैं कि वह जीना क्या है जो किसी भी स्टैंड पॉइंट से मुक्त है, आपके जीवन में स्टैंड पॉइंट तो गए या अगाध बहने लगा। आप तो मिटे, आप नाम का, देविका नाम का स्टैंड पॉइंट इस अस्तित्व से मिटा, धर्मराज नाम का स्टैंड पॉइंट इस धरती से मिटा, लेकिन वह जो अनाम है,
वह वहां पर विद्यमान है। स्टैंड पॉइंट की वजह से जो दुख, पीड़ा, संताप चारों तरफ फैल रहा था वह मिटा, और ह्यूमन कॉन्शियसनेस में, मनुष्य चेतना में एक संभावना पैदा हुई कि बिना स्टैंड पॉइंट के भी इंसान जी सकता है, बिना बेहोशी के भी जीवन संभव है, बिना प्रमाद के भी जीवन संभव है। एक संभावना पैदा हुई। और अभी हम कुछ मित्र ही कर सकते हैं। हम कभी भी, हम लोग जिस यात्रा पे चल रहे हैं उस पर कोई बड़ा समागम नहीं होने वाला है, क्योंकि सारे समागम, सारे ये बड़े बड़े जो तथाकथित रूप से धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उसमें स्टैंड पॉइंट्स होता है। मेरा गुरु तुम्हारा गुरु, मेरा ईश्वर तुम्हारा ईश्वर, मेरी परंपरा तुम्हारी परंपरा, स्टैंड पॉइंट्स। और यहाँ कुछ है ही नहीं ऐसा। यहाँ तो जो थोड़े बहुत स्टैंड पॉइंट्स हैं उनकी भी गलने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहीं से क्रांति हो सकती है। विवेक से देखिए, क्रांति यहीं से हो सकती है, वहां से कुछ नहीं होगा। वहां से और धुआं और धुंध और पीड़ा और शोषण ही बढ़ेगा इस मनुष्य चेतना में। क्या कहती हो देविका? बिल्कुल सही बात है। शुरुआत अपने से करनी है, अपने में से। क्या हम लोग राजी हैं बिना स्टैंड पॉइंट के जीने के, निपट रोज के जीवन में? क्या उस व्यक्ति से जिसे भाई कहा जा रहा है, उसके साथ ही यह प्रयोग हम कर सकते हैं कि इस व्यक्ति के साथ बिना स्टैंड पॉइंट के इसी क्षण जीना क्या है? थैंक यू देविका। धरा जी। सुप्रभात धर्मराज जी। सुप्रभात धरा जी। आज यहाँ पर भी बहुत सुहानी है भोर, और आसमान बहुत साफ है, चांद हल्का सा दिखाई दे रहा है, और पूरब में भी पूरा पूरब सुनहरी आभास से छाया हुआ है। गिलहरी की और चिड़िया की, पंछियों की आवाज आ रही है। मधुमक्खियां भी फूलों से रस ले रही है। बहुत शीतलता है यहाँ पर आज। और कल का संवाद जो हुआ उससे बहुत एक गहरी दृष्टि भी प्राप्त हुई है, और यह तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जीवन स्टैंड पॉइंट से ही चल रहा है। लेकिन यह जो प्रश्न उठाते ही एक अवधान, सजगता आ जाती है, और जब सजगता घटती है तब कुछ स्मृति है, फिर आगे पीछे ऐसा कुछ नहीं रहता, और वह एक बिल्कुल हल्कापन आ जाता है। नहीं तो जो संबंध है होते हैं वह सब केंद्र से ही होता है, तो एक बोझ सा, और प्रतिक्रिया भी उससे बहुत हो जाती है कहीं भी संबंधित होने में और जीवन में। तो प्रतिक्रिया से भी एक मुक्ति का अनुभव कर रहा, और स्टैंड पॉइंट के बिना जीवन क्या है, यह प्रश्न उठते ही एक यह निर्भर सी स्थिति का अनुभव हो रहा। यही अवलोकन रहा है। धरा, कृष्ण जी के जीवन का एक संस्मरण है। वे अमेरिका में थे और एक महिला जो बड़ी उत्सुक थी योग में, योगासन करने में, और उस समय क्या अभी भी एक ऐसा क्रेज होता है
कि भारत से, ईस्ट से यह चीज आई है, और ईस्ट को यानी भारत, चाइना, ये जितने भी पूरब के देश हैं, उनके लिए पश्चिम के देश के लोगों में यह मान्यता है कि वहां पर कुछ जीवन के रहस्य खोजे गए हैं। तो वहां से लोग आते थे, जंगलों में घूमते थे, ऋषियों मुनियों साधुओं के आसपास घूमते थे कि यहाँ कुछ राज मिल जाएगा, कुछ रहस्य, कोई चमत्कारिक चीज मिल जाएगी, और कुछ जिन मिनली भी खोजते थे कि वो बोध क्या है, जागरण क्या है। तो वहां क्रेज था योग का। बहुत सारे यहाँ से गुरु वहां पर जाकर के, और विवेकानंद जी वगैरह लोगों ने तो और भी इन चीजों को हवा दे दी थी। तो एक महिला आई उनके पास, और उसने सोचा कि ये भी भारत से हैं, इनको ये सब, और इनका इतना नाम है, इनको ये सब राज पता होंगे। तो उन्होंने पूछा कि मैं योगासन का अभ्यास सीख रही हूँ, आप बताइए क्या ये मांस छोड़ना जरूरी है? योगासन के लिए क्या मांसाहार छोड़ना आवश्यक है? क्योंकि वहां, यहाँ तो हम लोग शाकाहार मांसाहार में थोड़ा भेद विभेद भी करते हैं, वहां तो मांसाहार बिल्कुल सामान्य बात है, बिल्कुल सहज बात है। तो अब जो मांसाहार करता रहा है उसके लिए तो बड़ी बात है उसे छोड़ना। तो कृष्ण जी ने कहा उनसे कि उस पर हम पीछे बात कर लेंगे, योगासन के लिए मांसाहार। आप यह बताइए, वियतनाम में जो अमेरिकी सेना बम गिरा रही है, जो वहां पर कत्ले आम हो रहा है, उसके बारे में आपकी क्या राय है, और अमेरिका के बारे में क्या राय है? उस महिला ने कहा कि वह मेरा काम नहीं है, वह राजनीति की बात है, पर मैं इतना जानती हूं कि अमेरिका दुनिया का श्रेष्ठतम देश है। कृष्ण जी ने कहा, देवी, फिर मांसाहार करो न करो, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। बड़ा रक्तपात, बड़ी हिंसा आप कर ही रही हो। राष्ट्रवाद के स्टैंड से, अमेरिका श्रेष्ठतम राष्ट्र है इसके स्टैंड से अगर आप जी रहे हो, तो जो वियतनाम में निर्दोष नागरिकों के ऊपर बमपाट हो रहा है, बमबारी हो रही है, आप उसमें सहयोग दे रहे हो, आप उसके लिए ऊर्जा दे रहे हो। ह्यूमन कॉन्शसनेस में आप देखो, पूरी ह्यूमन का, प्लीज ये बहुत गंभीर बात है, अगर पूरी ह्यूमन कॉन्शसनेस में, यानी हर इंसान स्टैंड पॉइंट से जी रहा है, और वहीं पर आप अपने अंदर यह सवाल उठा करके सारे स्टैंड पॉइंट का अंत हो जाता है, और ऐसा जीवन उसी ह्यूमन कॉन्शसनेस में शुरू होता है जिसमें कोई स्टैंड पॉइंट नहीं है, सिर्फ अवेयरनेस है, सिर्फ अगाध जीवन है जो स्टैंड पॉइंट से न्यारा है। आप समझ रहे हैं? आपने इतनी विराट क्रांति कर दी जिसकी कोई सीमा नहीं। चुपचाप, बगल के पड़ोसी को भी नहीं पता चला, बगल बैठे व्यक्ति को ही नहीं पता चला, क्योंकि जैसे ही स्टैंड पॉइंट के बिना जीना शुरू हुआ, पूरी ह्यूमन कॉन्शसनेस की जो एक रिदम थी, जो एक लय थी, जो कि स्टैंड पॉइंट से ही चलती थी, वो चरमरा गई, लड़खड़ा गई। उसको अपने में कहीं ऐसा एहसास हुआ कि नहीं, रास्ता यहां पर है। जो तनाव था, नहीं, रास्ता ऐसा है, और आपने किया है। आप ऐसा अगर कर लिए तो बड़ी आसानी से किसी को सहारा मिल जाएगा। वह जहां पर दुख का ढंग अपनी चरम सीमा पर है, आप समझ रहे हैं? जहां पर पति को पत्नी के आंखों के सामने गोलियों से भूना जा रहा है,
और मारने के बाद बच्चे को मारा जा रहा है। पति को गोली लगी हुई है और उसके सामने पत्नी का बलात्कार हो रहा है। कैसा शोक हो, कैसा दुख होगा, कैसी तड़प होगी। और अगर हम स्टैंड पॉइंट से जी रहे हैं, हम उसमें सहयोग कर रहे हैं। पर अगर स्टैंड पॉइंट नहीं है, स्टैंड पॉइंट से हम नहीं जी रहे हैं, यानी हमने स्टैंड पॉइंट की जड़ अपने को मिटा करके उखाड़ दी, हमने जो दूसरा व्यक्ति अधिकतम कर सकता है वह कल्याण कर दिया। हो सकता है कि फिर यह चीज दोहरी न जाए, या 10 बार दोहरानी जानी है तो हो सकता है कि उसमें कमी आ जाए। और अगर यह रिदम आगे फैल गई तो हो सकता है कि पूरी मनुष्य चेतना से, स्टैंड पॉइंट से जीवन सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो सकता है। और ऐसी जीवन धारा हम सब इस धरती पर हंसी खुशी जी सकते हैं, जो कि होश की है, जिसमें करुणा है, जिसमें प्रेम है, जिसमें केयरनेस है। आपका हमारा अगर कोई स्टैंड पॉइंट नहीं है और आपके पास ऊर्जा है, तो आप अनायास कहीं जा रहे हैं और कोई दुखी है तो उसका दुख दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए नहीं कि वो आशीर्वाद देगा, वो दुआ देगा, या ये आपका कर्तव्य है, ऐसा कुछ नहीं। वह करना अपने में आनंद है, वह करुणा का प्रवाह है। वह ऐसा है, ऐसे वह काम करता है, बिना संकल्प लिए, बिना कोई धारणा बनाए। क्या हम सब लोग जो ये साथ में चल रहे हैं, ये अपने भीतर ही सवाल उठाने वाले हैं? इस सवाल के साथ अपना पूरा जीवन, पूरा दांत गड़ा करके, जैसे हम किसी चीज में लगते हैं, रुपया कमाना होता है, प्रमोशन लेना होता है, सारा उपाय करते हैं, सारा हाथ पैर चलाते हैं। बच्चा अगर बीमार हो जाता है, सारा उपाय करते हैं। ठीक ऐसे ही इस खतरे को देख करके स्टैंड पॉइंट से मेरा अपना जीवन ही नर्क में है, दुख में है, तो उसे उबारने के लिए क्या हम अब इस प्रश्न के साथ बखूबी पूरी क्षमता से बने रहने वाले हैं? जी, पूरी जीवन ऊर्जा तो इसमें लगानी ही पड़ती है। उसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता। जी, धन्यवाद। गौरी, जी प्रणाम। प्रणाम। आवाज आ रही है? हाँ, अभी धूप निकली हुई है हल्की सी, और एक दो बूंद बारिश भी हो रही है। और वही हमेशा की तरह हम बकरों के बीच में और कुत्तों के बीच में बैठे हुए हैं। एक महिला जा रही है अपना सामान लेकर, और अपने बच्चों के लिए 2 बच्चे जा रहे हैं घूमते हुए, मतलब बात करते हुए। और जो आपने कहा कल जो दिया था, वो उससे बोला था अवलोकन करने को, तो वो अपने घर में ही हम देखते हैं, अपने साथ ही हम देखते हैं कि कभी ना, मतलब भाइयों से मतलब रहता है प्रेम, और जब कोई आ, बात होती है, जैसे मतलब विचार बदलते हैं, तो बात करने का तरीका, भाव सब बदल जाता है। ऐसा लगता है कि झगड़ा हो जाएगा, अब तो मारपीट खून खराबा भी हो जाएगा। या फिर जो अपने पापा लोग को ही देखते हैं, चाहे
बड़े पापा लोग को, जो कल भाई भाई थे, इतनी मित्रता थी, आज ऐसा है कि जमीनी लड़ाई चल रही है। उसके चक्कर में मूर्खों ने जो खेत में पेड़ था बड़ा बड़ा इतना, वो भी कटवा दिया, ये हमारी जमीन में नहीं रहेगा, ऐसा करके। और जब हम समझाते हैं घर में कि जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, तो वो एक ही एग्जांपल देते हैं कि वो खाने की चीज है या फिर लिखा हुआ है, पता नहीं उनके दिमाग में कहाँ से बैठ रहा है ऐसा। मतलब वो, या फिर गाय की पूजा करनी है, जबकि है दोनों एक ही, ऐसा। मतलब मेरे साथ तो ऐसा बहुत हो रहा होता है हमेशा, इसीलिए हमेशा कुंठित रहती हूँ, दुखी रहती हूँ। जैसे ही सामने वाले के बारे में विचार बदला, वैसे ही काम शुरू। ऐसा, क्या ये सही है? हाँ, ऐसे ही हम जी रहे हैं गौरी, और दुख में, कुंठा में। ये तो हम फिर से एक स्टैंड पॉइंट ले लिया हमने कि नहीं, लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। हम दूसरे को नहीं बदल सकते, दूसरे का स्टैंड पॉइंट हम नहीं समाप्त कर सकते, नहीं कर सकते, इसीलिए दुखी है। इसीलिए दुखी है। और दूसरे का स्टैंड पॉइंट समाप्त करने का स्टैंड पॉइंट अगर आपने लिया है, आप हमेशा दुखी रहेंगे, कुंठा में रहेंगे। आप अपनी बात निवेदन कर दीजिए, अपनी बात रख दीजिए, पर उस बात को रख करके एक नया स्टैंड पॉइंट मत बना लीजिए। मतलब रिजल्ट का इंतजार ना करूं। एक बड़ी मजे की बात और भी मैं साझा करूं कि बड़ी महत्वपूर्ण है, इसमें स्टैंड पॉइंट के बिना जीने का इशारा बड़ा गहरी तरीके से किया गया है। कृष्ण जी से, कृष्णमूर्ति से किसी ने पूछा कि क्या आप वेजिटेरियन हैं, आर यू वेजिटेरियन? उनका जवाब एक लाइन का जवाब है, लेकिन इस स्टैंड पॉइंट के जीवन से पूरी तरीके से मुक्त है। उन्होंने कहा कि सर, आई डू नॉट ईट मीट बट आई एम नॉट वेजिटेरियन। मैं मांस नहीं खाता हूं, पर मैं शाकाहारी नहीं हूं। शाकाहारी होना एक स्टैंड पॉइंट है। आपने अपने को एक कैटेगरी में डाल दिया, आप एक कैटेगरी हो गए कि आप शाकाहारी हो, और शाकाहारी की कैटेगरी मांसाहारी की कैटेगरी से खिलाफ हो गई, दोनों में द्वंद्व हो गया। पर आप मांस नहीं खाते हैं, पर आपका कोई स्टैंड पॉइंट नहीं है। इसका मतलब आपके भीतर कोई घर्षण नहीं है, कोई कुंठा, कोई द्वंद्व, कोई पीड़ा नहीं है। और उस स्टैंड पॉइंट के बिना जो जीवन है, उससे आप दूसरे व्यक्ति के जीवन में बड़े ही, बिना कोशिश किए, बड़े ही छिपे तरीके से प्रभाव डाल सकते हैं। मतलब ये हम लोग जो जी रहे हैं, ये पूरी ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, मनुष्य चेतना है। इसमें सब लोग स्टैंड पॉइंट से जी रहे हैं, पर कहीं पे ऐसा जीवन शुरू हुआ जिसमें कोई स्टैंड पॉइंट नहीं, तो उसका गहरा प्रभाव पड़ा ना। जैसे पानी बहता जा रहा है, जहां पर बड़ी धारा है, लेकिन कहीं पर एक छोटा सा दूसरा रास्ता निकल करके आ गया, तो वो जो दूसरा रास्ता जीने का निकल करके आ गया, वो बड़ी स्ट्रीम जो है, उसमें एक संभावना मिली ना कि एक दिशा इसी में जा रही थी, पर ऐसा भी है कि दूसरी दिशा में जाया जा सकता है। जैसे समुद्र का पानी पूरा का पूरा खारा है, नमकीन है,
उसमें कोई एक बूंद है जिसने नमकीन से मीठा होने की कला सीख ली। तो वो जो कला सीखी गई एक बूंद ने सीखी है, पर वो जो कला सीखी गई क्या वह कला सिर्फ उसी बूंद तक सीमित रहेगी? नहीं, वो पूरी महासागर में वह कला फैलने वाली है। तो हमने अगर यह प्रश्न उठाया कि वह जीना क्या है जो किसी स्टैंड पॉइंट से मुक्त है, आप पाएंगे कि हमारा जीवन तो समाधान को उपलब्ध हुआ ही हुआ। वह समाधान पूरी चेतना में फैलता है, बिना कुंठा के, बिना दुख के। स्टैंड पॉइंट बनाना ठीक नहीं है कि लोगों को नहीं खाना चाहिए। हम दूसरे के जीवन पर कुछ नहीं आरोपण कर सकते। आरोपण करेंगे वहां हिंसा शुरू हो जाएगी, घर्षण शुरू हो जाएगा। वो ऐसे ही है जैसे कि कहीं आपने देखा होगा ना कार्टून, एक मोटा सा लोहे का कील ले करके एक व्यक्ति और एक तख्ती लेकर के, जिस पे लिखा हुआ है कि वृक्षों को चोट न पहुंचाएं। उस तख्ती को लेकर के और एक मोटी सी कील और बड़ा सा हथौड़ा ले जाकर के एक आदमी पेड़ में वो कील ठोक रहा है उस तख्ती को लटकाने के लिए, जिस पर लिखा हुआ है कि वृक्षों को चोट न पहुंचाएं। तो वृक्षों को चोट पहुंचा करके ही हम तख्ती लटका रहे हैं कि वृक्षों को चोट न पहुंचाएं। तो अगर आप कह रहे हैं कि हिंसा नहीं होना चाहिए और आप खुद हिंसा में है कि ये बड़े दुष्ट व्यक्ति हैं, राक्षस हैं जो हिंसा कर रहे हैं, इसका मतलब फिर कहीं बात चूक रही है, कहीं बात सही दिशा में नहीं जा रही है। हिंसा का समाधान हिंसा से नहीं हो सकता। हिंसा का समाधान हिंसा का सबसे पहले अपने जीवन में अंत है। ठीक बात? ठीक बा। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग लता। हम खिड़की के पास बैठे हैं, बाहर देख रहे हैं, जैसे एक महोत्सव चल रहा है, बारिश का, आग का, बादलों का, पेड़ पौधों का, घास का, इतने अलग अलग शेड्स में, जैसे घास के ऊपर छोटे छोटे फूल निकल आए हैं। बारिश से बड़े पेड़ों पे भी छोटी छोटी पत्तियां निकल आई है, और उस महोत्सव में हम भी शामिल हैं। अभी ऐसा कोई स्टैंड पॉइंट्स ऐसे कुछ दिखता नहीं है, जो है अभी और यही में सब कुछ है। जब नींद से उठते हैं, बाहर देखते हैं, आकाश को देखते हैं, तब ऐसे लगता है एक दिन जीवन फिर मिला है, बस उसे जीना है। जी धन्यवाद। धन्यवाद लता। नमस्ते भैया। नमस्ते नीरज। सभी मित्रों को नमस्ते। बाहर बैठे हुए हैं और मौसम सुहावना हो रहा है, बारिश शायद तेज आएगी और चिड़िया चहचहा रही है, हवा अच्छी चल रही है। और कल जिस पर्सन के साथ विधा ली थी, स्टैंड पॉइंट जो है, ये यहाँ से जो गति होती है, अभी आपने बताया जो और रशिया वाली जो बात सुनी, उसमें तो मैं एकदम स्तंभ रह गया था। और ये चीज समाज में रहते हुए जैसे कि पता करी के सब एक तरह से देसी भाषा में, मैं तो अपनी जो वो
अंदर इस चीज को देखता था कि सब कुछ खंजर कुछ चक्कू लेके घूम रहे, जिसका मौका मिलता है वो मार देता है, कि एक जंगल में घूम रहे। हाँ उस टाइम अपने को हटाकर दूसरों को देखता था, लेकिन अब देखता हूँ कि मैं भी तो उसी में शामिल हूँ। कहने का ये तात्पर्य है कि सभी स्टैंड पॉइंट से जी रहे हैं, तो ऐसा तो होगा। लेकिन हमें अब इस चीज का पता लग गया है, तो हमारी ये जिम्मेवारी निज जिम्मेवारी बनती है और शन शन बनती है। जैसे जीवन में क्या करते हैं हम, अच्छे अच्छे पे प्रश्न उठा ले, बुरे बुरे पे प्रश्न उठा लेते हैं और अच्छे अच्छे को छोड़ देते हैं। हम हर चीज में अगर प्रश्न उठाए पूरी जिम्मेवारी से, तो ये हमारा समग्रता से एक कदम ही एक शुभ है। क्या है वो तो जिस काम को करते उसमें कमी भी पता लगती है, अपना हर चीज का वो लगेगा। अगर पूरी समग्रता से करते, इस पर पूरे जीवन नौछावर करते और जिंदगी भी जीते हैं, ये चीज अच्छी तरह समझ में आ गई है। और जैसे कि ये स्टैंड पॉइंट से देश हो गया, ये विभाजन होता है, ये सुना है पढ़ा आपने भी। विभाजन का तो सबसे ज्यादा मुझे पता लगा है यही आकर, नहीं तो इस चीज का पता ही नहीं था। और कल ध्यान में भी जैसे बैठता था, विभाजन का इसका पॉइंट का स्थान का पता कर रहा था, तो ये चीज पता लगी कि हम अपने मैं को भूल कर या कोई भी ध्यान विधि करते हैं, वो कल मुझे आभास हुआ इस चीज का। और ग्रुप में भी रात को किसी ने डाला था कि असंभव पर्सन एक ऑर्गेनिक ध्यान की जो बताते हैं, और उन्होंने ये भी लिखा था कि वो एक मैं पैदा करता एक घर्षण होता है उसमें। और वो मैंने देखा भी है, अभी आपसे जुड़ने से 2-3 महीने पहले मेरे साथ ऐसा हो रहा था, अब तक होता था। और एक बार मैं 2 महीने पहले पार्क में बैठा था जैसे भैया, और रस भी था अच्छा, पेड़ों को देख रहा था। तो देखते देखते फिर बीच में जैसे कि विचार अनलगल विचार आ रहे, ठीक गलत कुछ कुछ अनलगल चल रहा है। तो एकदम सहजता से एक अंदर एक भाव उठाया कुछ भी, कि अगर ये अनर्गल विचार ना चले तो वहाँ कितना अच्छा जीवन है। एक सुना हुआ नहीं, एक सहजता से जैसे मैं देख रहा हूँ हर चीज को, बेहोशी को, और फिर प्रश्न उठता है वैसे नॉर्मल ही एकदम, तो वहाँ कितना अच्छा जीवन है। और छोटा था तब एक बात मुझे अभी तक मैं पीछे भी शेयर करने वाला था, कि भैया जब मैं 5 या 6 साल का था, तो जैसे कि हमारा गांव में एक कड़वासी सी थोड़ा जंगल सा पड़ता, तो वहां जैसे बच्चे दिखाई, हम घूमने ऐसे घूमते घूमते निकल गए। तो एक पता नहीं एक जानवर सा होता हमारे यहाँ, तो उसको हेलीकॉप्टर बोलते हो, वो पंखड़ियों वाला होता है। वो एक छोटा सा पीले कलर का मैंने एकदम देख लिया। और भी कई कीड़े मकोड़े थे और फूल थे कई कलर के। वो एक पता नहीं कैसा बोझ सा होया, ऐसा मतलब जैसे कोई परमात्मा मिल गई, इतनी मतलब बोझ से खुशी हुई। वो चीज मतलब आज तक मेरे अंदर है। अब ये रिकॉर्डेड है ये तो पता नहीं, लेकिन एक प्रफुल्लित कर देती है वो बचपन की और अब की चीज, अब भी वो आती है। तो समाज में ये सीख का भी पता लगा कि हम समाज ने हमें ऐसे बना दिया। और अब भी है गांव में तो बहुत, हमारे जहाँ पे मैं रहता हूँ वहां तो इतनी बड़ी कुंठा कि किसी को इस चीज का पता भी नहीं है। बस यही है। और अवलोकन का जैसे कि प्रश्न उठाते तो सब कुछ ब्लॉक हो जाता है बिल्कुल। पर पर्सन के साथ कितना रह पाते हैं ये थोड़ा भी कम है, लेकिन सब कुछ ब्लॉक हो जाता है अगर पूरी समग्रता से पर्सन उठाते हैं, किसी भी चीज को उठाते हो। ये पर्सन कुछ जैसे कि आज कल का भी पर्सन और ये दिया था, ये बहुत ही गहरी चीज है। बस इतना ही है। नीरज भाई, क्या इस चीज को हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि जब हम प्रश्न उठाते हैं तो
एक अभिनव आयाम शुरू हो जाता है तत्क्षण। बिल्कुल हो जाता भैया। यानी जब मैंने यह प्रश्न उठाया कि वह जीना क्या है जो किसी भी स्टैंड पॉइंट से मुक्त है, अर्थात अगर इसका उत्तर मुझे आ रहा है, इसका मतलब मैंने इसके उत्तर के लिए एक स्टैंड पॉइंट बना लिया। ऐसे एक कर जीवन को, हाँ हाँ, बोलो बोलो। ऐसे जीवन के लिए कि जो किसी भी स्टैंड पॉइंट से मुक्त है, एक नया स्टैंड पॉइंट मिला दिया, बना दिया। जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, बुद्धिवादी, वो यही कहते हैं कि ये तुम्हारा स्टैंड पॉइंट है, तुमने बहुत सारे स्टैंड पॉइंट देख लिए, अब एक नया स्टैंड पॉइंट लेकर के आए हो कि वह जीना क्या है जो सभी स्टैंड पॉइंट से मुक्त है, पर है ये स्टैंड पॉइंट ही। सबसे ज्यादा विकलांग दशा बुद्धिमानों की होती है, वो बुद्धि के बाहर देख ही नहीं सकते। और दुर्भाग्य इस बात का है कि जो चीजें कही सुनी गई हैं, कन्वे की गई हैं, वे चीजें पढ़े लिखे लोगों को उपलब्ध है, बुद्धिमान लोगों को उपलब्ध है, क्योंकि मजबूरी है। कोई भी कहेगा शब्दों में कहेगा, कुछ भी संकलित होगा शब्दों में संकलित होगा, और शब्दों के लिए पहुंच है जो पढ़े लिखे हैं, शब्दों का अर्थ निकालने की पहुंच उन्हें है जो बुद्धिमान है, और बुद्धिमान को कभी भी ये चीज समझ आ नहीं सकती। बड़ा विरोधाभास है। पर अगर जीवन अवसर दिया, सुअवसर दिया यह कि हम आप साथ साथ बैठ करके यहाँ पता लगा रहे हैं वह जीना क्या है जो किसी स्टैंड पॉइंट से मुक्त है। और इस प्रश्न में मैं यह अंतर्दृष्टि शामिल है कि यदि इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए मैं बना हुआ हूं तो ये एक स्टैंड पॉइंट है, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं तो ये एक स्टैंड पॉइंट है। और प्रश्न कह रहा है कि वह जीना जो स्टैंड पॉइंट से मुक्त है, क्या अभी और यही सारे स्टैंड पॉइंट गिर करके वह जीवन जगह नहीं लेने लगा जो स्टैंड पॉइंट से मुक्त है? मुझे नहीं पता चल रहा है, क्योंकि मैं तो स्टैंड पॉइंट हूं, मैं गलना शुरू हो गया स्टैंड पॉइंट जो हूं मैं। बिल्कुल भाई, जैसे भैया जैसे कि प्रश्न उठाते हैं, प्रश्न उठाते जब स्टैंड पॉइंट का पता ही लग गया, और सबसे बड़ी बात तो अचंभित बात पता लगी कि हम अवेयरनेस ला ही नहीं सकते, हमें तो सिर्फ बेहोशी को देखना है। ये बात भी बहुत बढ़िया और देखी कल समझ में आई अच्छी तरह। तो हम जब ये प्रश्न उठाते जैसे कि स्टैंड पॉइंट से मुक्त जीवन क्या है, अब इसका उत्तर तो आना नहीं। उत्तर जब स्टैंड पॉइंट ही हम है तो फिर उत्तर नहीं आएगा। ये तो साफ साफ हर चीज बिल्कुल साफ साफ एक प्रफुल्लित भी कर रही है ये भाई ये तुम्हें समझ में आ गया क्योंकि तुम बुद्धिमान नहीं हो, लेकिन उस तरह के बुद्धिमान नहीं हो जो रोग है। आप यह बात जा करके ग्रुप में लिखो, 100 लोग तुम्हें नोचने लगेंगे। बुद्धिमानों की सभा में लिखो, कहेंगे कि भोला भाला है, झांसे में आ गया। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना स्टैंड पॉइंट की कोई जीवन हो? झांसा में आ गया, इसको उल्लू बना दिया धर्मराज ने। पर तुमने अपने से इसका सत्यापन किया, पता लगाया, और देख रहे हो कि जीवन में दुख गलना शुरू हो गया, अहंकार गलना शुरू हो गया, झूठ गलना शुरू हो गया, तो तुम अपने प्रमाण आप हो। फिर किसी के प्रतिनिधि नहीं हो, तुम अपने से या अपने बोध से चीजों को देख करके, महसूस करके, अपने जीवन में समाधान को उतार करके यह बात कह रहे हो। इंटेलेक्चुअल्स नहीं समझते हैं। कृष्ण जी जैसा सीधा, जैसा भोला भाला, सटीक सीधी बात कहने वाला आदमी इस धरती पर पैदा नहीं हुआ, जिसने बिल्कुल सरल बातें कही हैं, बिल्कुल सहज जीवन में जो चीजें बह रही हैं उसको देख करके बातें कही। लेकिन तुम्हें आश्चर्य होगा कि उनके आसपास दुनिया का सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल वर्ग इकट्ठा हो गया और समझ किसी को नहीं। सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल, क्योंकि वो जो बात कह रहे हैं उस बात का अर्थ निकालने के लिए बुद्धिवादी बैठे हुए हैं। और वह बात मुझे बड़ी
खुशी होती, बड़ा इसमें मजा आता है। एक बार कृष्ण जी ने पूछा, बड़े इरिटेट होते थे लोगों से कि भाई इतनी सरल बात समझ क्यों नहीं रहे हो, बार बार घूम घूम करके वही बात पूछ रहे हो। तो उन्होंने एक बार ऐसे ही पूछा कि यह बताइए कि अंग्रेजी बोलते थे, हिंदी जानते नहीं थे, यह बताइए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा ना हो लेकिन वही बात कहता हो जो मैं कह रहा हूं। किसी ने कहा कि हाँ, कबीर हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं पर वही बात कहते हैं जो आप कहते हैं। उन्होंने कहा ही इज राइट, वो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। यह गहरा से गहरा व्यंग था सारे बुद्धिजीवियों के लिए जो उनके आसपास इकट्ठा थे। गहरे से गहरा व्यंग था कि डूब मरो, 60 साल से सुन रहे हो, डूब मरो। 60 साल से बैठ करके तर्क कर रहे हो, पीछे पीछे घूम रहे हो, ऐसे। और तुम्हें समझ में आई है भाई, हीरा पायो गांठ गठियायो, फिर क्या उसको खोलू रे। तो समझ में आई बात, माजो, रख मत देना ना, उसको, बिल्कुल माजो। भैया। और मैंने तो देखा थोड़ा, वो अचानक हो गया, आपको बताए हुए था कैसे, मुझे तो पता नहीं, एकदम सहज भाव से जब मैं का एक चाय सो थोड़े सेकंड के लिए ही हटा था, लेकिन आज तक इतनी प्रफुल्लता है शरीर में कि वो ताजगी अभी तक नहीं गई है। तो बस ये तो फिर एक चाह वाली बात हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये पर अब मतलब वो जो पाने की स्थिति थी ना कि हाँ बर्म पाना है या वहां जाना है या कुछ करना है, वो सब रोग खत्म हो गए अब। सारे रोग गल जाएंगे। बस तुम जो जो कला ये हाथ में आई है ना, इस कला को मांझते चलना। सब गिर जाए, सब छूट जाए, सब लोग मुंह मोड़ ले, कोई फिक्र नहीं है। ये वैसे भी मुंह मोड़ने वाले हैं, जी भैया। ये वैसे ही बड़े उथले उथले हैं। इस झांसे में, इस धोखे में मत पड़ना। सबसे पहले ये लोग छोड़ के जाते हैं। मुसीबत में तो तुमने देखा होगा कि कैसे लोग भागते हैं। थैंक यू नीरज। धन्यवाद। प्रमिला जी। जी गुड मॉर्निंग। नमस्ते। नमस्ते। मौसम ठंडा है, ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही कि आंखों के सामने जो आ रहा है वो दिख रहा है, कानों में जो पड़ रही है आवाजें वो सुनाई दे रही हैं। सुन रही हूँ आप सबकी बातें। शायद कहीं कोई दरार हो जिससे कितना बढ़ता है वो, क्या प्रवेश होते जा रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन बस अभी इतना ही कि आंखें खुली हैं, दिख रहा है, और कान में से रुई भी निकाल दी है तो आवाजें भी पड़ रही हैं जो कुछ समझ में आ रही है। बस इतना ही। धन्यवाद प्रमिला। रंजीता जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वो आप कह ही चुके हैं जो मैं सोच रही थी कि विदाउट स्टैंड पॉइंट जब हम मतलब देखा मैंने कि विदाउट स्टैंड पॉइंट का जो क्वेश्चन है कहने का, तो उसमें फिर एक नया स्टैंड पॉइंट बन जाता है तुरंत। फिर हम उसके हिसाब से रिएक्ट कर देते हैं या एक्ट कर लेते हैं। तो ठीक है,
I think it's already said. पर अगर आप अभी ये सवाल उठाएं कि वह क्या कोई जीवन ऐसा है जो बिना स्टैंड पॉइंट के है? उसको तो मैं शब्दों में नहीं कह सकती। नहीं, मेरे शब्दों पास में नहीं उसको कहिए, शब्दों में नहीं कहिए, पर अपने अंदर खंगालिए, हम आप साथ साथ खंगालें हाँ, तो कि कल से जब से आपने बताया तब से कर ही रहे हैं, लेकिन वो जो एग्जैक्ट उसको वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं मैं भी कर सकती। अच्छा ठीक है। बस अब मुझे ये है कि अगर बहुत ही कहना ही हो तो ग्रैटिट्यूड ही आता है, क्योंकि वैसे तो इस तरफ दृष्टि गई नहीं जाती ही नहीं है ना, आपके स्टैंड पॉइंट्स बनते रहते हैं और आप रिएक्ट करते रहते हैं। लेकिन इस प्रश्न के प्रति ग्रेटफुल मतलब ग्रैटिट्यूड इसलिए है कि रिवर्स मोड में गए थोड़ा सा देखने के लिए। सो मतलब कुछ भी है तो वो ग्रैटिट्यूड के फॉर्म में आ रहा है। सो आई एम थैंकफुल। फिर एक स्टैंड पॉइंट बन जाता है। बात यही है ना कि टाइम यू मतलब ग्रेटिट्यूड अगर मैं अर्पित कर रहा हूं तो वो स्टैंड पॉइंट है। नहीं, वो मैं मेरा उसमें कुछ नहीं है उसमें। फिर अगर ग्रेटिट्यूड it's flowing, the gratitude is flowing. I can only feel it and express it because it's the need of time कि I have to express something. So gratitude is flowing and I'm expressing it. then it's not a standpoint. This gratitude is freedom from the standpoint. This is the symptom that gratitude is flowing without your doing it, without your any action, without your doing. Then it's an organic, natural action. It's a symptom. Symptom, right. It's a symptom that the question raised perfectly. Wonderful. It's a beautiful feeling. The only thing that now I want to grab it forever. No, then you are again falling in the trap. Yeah, knowingly I want to do it, but being बस ठीक है, बस ऐसे ही अब देखते हैं. Let's see how long it stays. Don't see, let it happen. Don't see, let it happen. Do it, let it happen. Don't see, don't wait and see that देखता हूं कि कितनी देर ये काम करता है. Don't see. अगर आप अलग खड़े होकर के देखेंगे तो आपने एक स्टैंड पॉइंट बना लिया. बड़ी महीन, बड़ी, वो कहते हैं ना, बड़ी सुलहली गैल है, लेकिन एक बार आपको चलना आ गया आप फिसलेंगे नहीं. मगर ये भी तो कहना फिर एक स्टैंड पॉइंट हो गया कि लेट इट फ्लो. If you are there to let it flow, then it's a standpoint. But if it is letting it flow, it is just flowing, and you are not there, then it's not a standpoint. So don't fall in the logics. Logic, logic. Being मतलब मैं ऐसे ही बात कह रहा हूँ, मैं वैसे कोई कुतर्क में नहीं जा रहा हूँ. अच्छा है कि हम लोग इन चीजों को मार्ज करके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो इधर उधर घूमती हैं बातें, उसको मार्ज करके ठीक कर लें, उसको छांट दें.
अच्छा है। हम्म, सो raise the question and don't wait for its answer. Raise the question, सवाल उठाइए पर प्रतीक्षा मत करिए। यह सवाल उठाइए कि वह जीना क्या है, अपने भीतर पता लगाइए कि क्या कोई जीना ऐसा है जो बिना स्टैंड पॉइंट के है। पर इसके उत्तर की प्रतीक्षा मत करिए, क्योंकि अगर आपने उत्तर की प्रतीक्षा की तो स्टैंड पॉइंट बन गया, और आपने उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की, सारे स्टैंड पॉइंट उखड़ गए। क्या मैं अपनी बात निवेदन कर पाया? हाँ क्या जी हम जी सब you are मित्रों right. को यह बात स्पष्ट है कि हमने सवाल उठाया, अभी सवाल उठाए, हम सब जितने मित्र हैं यही अपने भीतर सवाल उठाए अपने भीतर कि वह जीना क्या है, या क्या कोई ऐसा जीना है जो बिना स्टैंड पॉइंट के है। और इसके उत्तर के लिए भी, इसके उत्तर की प्रतीक्षा के लिए भी स्टैंड पॉइंट के खतरे से हम सजग हैं कि इसका उत्तर आए, ऐसा भी कोई स्टैंड पॉइंट हमारे पास नहीं है। यानी हमने स्टैंड पॉइंट की, अतीत की, वर्तमान की और भविष्य की, इन तीनों ही कालों में स्टैंड पॉइंट की सारी संभावनाओं को उखाड़ दिया। तो क्या यहाँ पे जीवन बहना शुरू नहीं हो गया जो स्टैंड पॉइंट से मुक्त है? सी द ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन। हाँ प्रश्न फिर के वो स्ट्रगल ही खत्म हो जाता है, तो आपका जो एक्शन होता है उस समय वो एकदम रियल होता है। डू इट मैडम, डू इट, करके देखिए इसे। इसको इसको अगर बात पकड़ में आ गई तो फिर इसको पचा जाइए। ये रक्त में, मांस में, श्वास में, जीवन के हर क्रियाकलाप में प्रवेश कर जाए। यह अमृत है, यह अमृत है। स्टैंड पॉइंट से मुक्त जीवन घट गया तो घट गया, फिर उसकी मृत्यु नहीं है, फिर उसको शोक नहीं है, उसको संताप नहीं है, उसको दुविधा नहीं है, भ्रम नहीं है। सारी दुख, शोक, दुविधा, संताप स्टैंड पॉइंट को होते हैं। डू इट, ये अमृत है। यहां अमृत झर रहा है हमारे संवाद में। बाहर बारिश हो रही है, यहां अमृत बरस रहा है। हृदय में लीजिए इसे। प्योर ब्लिस। अच्छा है, थैंक यू। थैंक यू रंजीता। थोड़ी देर के लिए हम लोग साथ में बैठते हैं बिना स्टैंड पॉइंट के।
हम लोगों ने एक कहानी सुनी होगी जिसमें, और वो खास करके रामायण में तो उसका एक अंश है ही, रामचरितमानस में, कि हनुमान जी जब सीता जी का पता लगाने के लिए लंका जा रहे हैं और वो इस पार से छलांग लगाते हैं और समुद्र के ऊपर से गुजर रहे हैं, तो वहां पर एक राक्षस रहता था। निश्चर एक सिंधु मह रहे, करी माया नभ के कहे, जीव जंतु जे गगन उराही, जल बिलोक तिनकई पहचाही, गहई छाह सक सोन उड़ाई, यही विधि सदा गगन चरखाई। ऐसा सुंदर कांड में है, रामचरितमानस का एक जो कांड है। तो वो क्या करता था, वो जो जीव जंतु ऊपर से जाते थे उनकी परछाई पानी में रहता था, और परछाई में उनकी उन उड़ते हुए जो पंछी जाते थे उनकी परछाई पकड़ लेता था और पकड़ करके उनको खींच लेता था, जिसका हनुमान जी ने वध किया। एक राज्य में ऐसी ही एक विपत्ति आई। वो मरुस्थल के बीच में वह राज्य था, और ऐसा गांव वालों ने, उस राज्य के लोगों ने आकर के राजा को सूचना दी कि कोई ऐसा जीव है जो कि धीरे धीरे हमें पता नहीं चलता है और हम लोगों को खाता चला जा रहा है। हमारे अचानक पशुपन गायब होने लगे, हमारे बहुत सारे गांववासी गायब होने लगे। पता नहीं क्या हो रहा है कि अचानक से वो 10-20 पशु गांव के गायब हो जाते हैं। मरुस्थल में बसा हुआ गांव था और इंसान गायब हो जाते हैं, कुछ खबर ही नहीं होती है कि क्या हुआ, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो राजा ने जितने भी उसके राज्य के लोग थे उन सबको धीरे धीरे अपने जो राजमहल था उसमें लोगों को बुला लिया, क्योंकि वो तेजी से घटना बढ़ रही थी। और जितने भी विद्वान लोग थे उनसे मंत्रणा की कि क्या समस्या है, मामला क्या है। तो लोगों ने कहा कि थोड़ा हम लोगों को दिन में देखना चाहिए कि क्या पता चलता है। तो सुबह उन्होंने एक आदमी को भेजा, पाया कि अचानक वह आदमी गया और थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक वो रेत में धंस गया। रेत में ऐसा लगा कि रेत में किसी ने चुंबक की तरह उसे खींच लिया। फिर सब लोग घबराए। शाम को एक आदमी भेजा गया जो थोड़ा होशियार था कि भाई पता लगाए, साहसी था। तो वह आदमी भी जैसे ही थोड़ी दूर आगे गया अचानक से खींच लिया गया। लेकिन इन दोनों ही स्थितियों में राजा ने गौर से देखा कि जिस तरफ उस व्यक्ति की परछाई पड़ रही थी वह व्यक्ति उस तरफ गिरा। जब भोर में सूरज उग रहा था उसकी परछाई इधर पड़ रही थी, सांझ को सूरज जब डूब रहा था तो उसकी परछाई इधर पड़ रही थी। तो वह व्यक्ति जो सब सुबह की तरफ, सुबह के समय जब गिरा तो जिधर उसकी परछाई थी उसी तरफ गिरा, और शाम को जब गिरा तो जिधर उसकी परछाई पड़ रही थी उधर गिरा। व्यक्ति सीधा जाता था, इधर पूरब था इधर पश्चिम था, तो उसकी परछाई पूरब और पश्चिम में पड़ती थी। राजा ने कहा कि रुको, उसे कुछ बात समझ में आई। उसने ठीक 12 बजे एक व्यक्ति को भेजा जब सूरज ठीक ऊपर था,
पाया कि वह व्यक्ति बड़े आराम से रेगिस्तान पार करके निकल गया। राजा को फिर रहस्य पता चला कि असल में रेत के अंदर कुछ ऐसे हिंसक जानवर आ गए हैं जो परछाई पकड़ करके खींच लेते हैं। उसके बाद उसने उस पूरी विपत्ति से निकलने के लिए ठीक दिन का समय चुना, 12 बजे का, जब ना इधर परछाई पड़ रही है न उधर पड़ रही है, और पूरे के पूरे राज्य के वासियों से उस संकट से वो बाहर निकाल ले गया। वस्तुतः जीवन में जो संकट है वो परछाई की वजह से है। हम सब लोग अपनी परछाई छोड़ रहे हैं, और हमारी परछाई छूटना, जो बनावटी जीवन है, जो काल है, उसके द्वारा निगला जा रहा है, उसके द्वारा खींच लिया जा रहा है। हम सब चाहते हैं कि हमारा नाम छूट जाए, हम सब चाहते हैं कि हमारा यश फैल जाए। हम सब की परछाई कहीं अतीत में पड़ रही है। देखिए, आप जो जीवन जी करके आए हैं वहां आपको परछाई दिखाई पड़ रही है। आप देखिए, भविष्य में आपकी परछाई पड़ रही है। जीवन अभी और यही है, पर परछाई कहीं और पड़ रही है। आप देखिए, आप यहां बैठे हैं, पर परछाई आपकी कहीं और पड़ रही है, कहीं और आप जी रहे हैं, कहीं किसी के साथ आप झगड़ा कर रहे हैं, किसी के साथ आप गलबहियां कर रहे हैं, कहीं और समय में हम सब परछाई छोड़ करके जीना चाहते हैं। तो आज हम लोग इस चीज का पता लगाएंगे कि क्या हमारे जीवन में परछाई पड़ रही है। आप लोगों ने सुना होगा, पुराने शास्त्र कहते हैं कि मुक्त पुरुष की परछाई नहीं बनती, जो सिद्ध पुरुष होता है उसकी परछाई नहीं बनती। वह बड़े ही अनूठे ढंग से कही गई बात है। सूरज अगर इधर होगा, मेरे शरीर की निश्चित रूप से इधर परछाई बनेगी, वह बिल्कुल प्राकृतिक क्रिया है। लेकिन जो भीतर जीवन जिया जा रहा है उसकी परछाई तब बनती है जब वहां पर मैं होता हूं, और मैं हूं, परछाई बनेगी, निश्चित बनेगी, और काल जो है निकल लेगा, वो रेत में से निकलेगा और परछाई पकड़ के खींच लेगा। दुख सिर्फ परछाई को पकड़ता है, वास्तविक जीवन को नहीं पकड़ता। वास्तविक जीवन को दुख व्यापता ही नहीं, कोई उपाय ही नहीं है वास्तविक जीवन को दुख व्यापने का। भ्रम परछाई को पकड़ता है, छाया को पड़ता है। जो दिशा, जो हम लोगों के अंदर क्या करूं क्या ना करूं, ये कुछ जीवन में परछाई चल रही है, कुछ इमेज चल रही है, जिसको यह कुछ योजना चल रही है, जिसको यह मति भ्रम हुआ है, जिसको यह दुविधा हो रही है। वास्तविक जीवन परछाई से मुक्त है, उसमें कोई परछाई नहीं बनती। कृष्ण जी की एक किताब है जिसमें उन्होंने बड़े ही अनूठे तरीके से इस चीज को कहा है, और उस किताब का नाम ही है द फ्लाइट ऑफ द ईगल, गरुड़ की उड़ान। जैसे गरुड़ उड़ता है, पीछे कोई रास्ता नहीं छोड़ता, पीछे कोई परछाई नहीं छोड़ता, पीछे कोई लकीर नहीं छोड़ता। पर देखिए ना, हम सब लोग क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं कि हमारे पीछे लकीर छूट जाए, हमारे पीछे परछाई छूट जाए। बादल है, अपने पीछे कोई परछाई नहीं छोड़ना चाहते, बरसे गए, आकाश में कोई परछाई नहीं छोड़ी। पंछी उड़े गए, कोई परछाई नहीं छूटती उनकी। बड़े से बड़े जीव जंतु हैं, वो कोई भी इस परछाई वगैरह के धंधे में नहीं पड़ते हैं। पर हम लोग चाहते हैं कि हम चले जाएं, पर हमारा नाम रहे इस धरती पर, मानो जैसे नाम वही है। नाम क्या है? परछाई है। आपका नाम नहीं है, पर आप तो जान रहे हैं कि हम बचेंगे नहीं, एक दिन बूढ़े होंगे, बीमार होंगे, मरेंगे, पर परछाई छोड़ करके जाना चाहते।
परछाई छोड़ करके वो जाना चाहता है जो परछाइयों में जी रहा होता है। आप परछाई छोड़ना चाहते हैं तो आप परछाई ही जी रहे हैं। और मजे की बात है, फिर हमने दूसरे उपाय खोजे हैं कि हम चले जाएं पर हमारी संतति चलती रहे। तभी तो बेटा पैदा करने का इतना क्रेज रहता है कि चाहे वो कैसा भी हो पर अपना रहे तो हमारी पीढ़ी चलती रहे, हमारा नाम चलता रहे। और खास करके इस भूभाग में तो बेटों को बड़ा महत्व है। बेटी से वंश नहीं चलता है, बेटों से वंश चलता है। तो बेटों के माध्यम से हमारा चलता रहे, पद के माध्यम से। पद पर क्यों होना चाहता है आदमी? बड़े बड़े जब धनी लोग हो जाते हैं, सेठ लोग हो जाते हैं, तो वो खूब सारा रुपया राजनीतिक पार्टियों को दे करके और कोई राज्यसभा की सीट हासिल कर लेते हैं। क्यों? उनको तो पैसे की कोई जरूरत नहीं है, उनको तो कुछ सुविधा की जरूरत नहीं है, पर उसके माध्यम से वो बने रहेंगे। वो चले जाएंगे पर वहां पे जो नाम पट्टिका है उनका नाम लिखा रहेगा कि ये सज्जन राज्यसभा सदस्य रहे हैं। परछाई छोड़ जाना चाहते हैं अपनी, और जो आप छोड़ना चाहते हैं वो आपको जीना पड़ेगा, तभी तो छूटेगी वो। नाम कमाएंगे तभी तो नाम छोड़ करके जाएंगे, और जो कमाएंगे आप वही हो जाएंगे। परछाई आप कमाएंगे तो परछाई हो जाएंगे। फिर क्यों हाय तौबा है? जो वास्तविक जीवन है, यथार्थ जीवन है, उसमें कोई परछाई नहीं होती। वो परछाई को जानता ही नहीं। देखिए ना, कितनी सारी घासें उगी, कितने सारे फूल खिले, कितनी बार बादल बरसा, कितनी बार पहाड़ बने बिगड़े, कितनी बार ये इस ब्रह्मांड में धरती जैसे ग्रह बने बिगड़े, किसी की परछाई नहीं छूटी। सब रचनात्मक है, सब सृजन है। न उसमें भविष्य है, न अतीत है, न वर्तमान है, कालातीत सृजन चल रहा है। पर एकमात्र इंसान हम लोग हैं जो पागल है, जो अपनी परछाई में जी रहे हैं और परछाई छोड़ना चाहते हैं। परछाई जीते हुए आए हैं और परछाई भविष्य में छोड़ना चाहते हैं। और जो हम नहीं कर पाए हैं, अगर परछाई हम नहीं छोड़ पाए, नहीं जुगाड़ बैठ पाया, तिकड़म बैठ पाया, तो हम चाहते हैं कि हमारा बेटा, हमारी बेटी परछाई छोड़े, हमारी बेटी नाम रोशन करे। कहते हैं ना कि मेरा नाम करेगा रोशन बड़ा होकर के बेटा मेरा, बेटी मेरी बड़ा होकर के नाम रोशन करेगी। नाम, वास्तविक जीवन छीन करके नाम रोशन करवा रहे हो। वास्तविक जीवन उसका चौपट करके जब वह आराम से हंसती खेलती नाचती उत्सव मनाती जी रही होती है, उसका जीवन छीन करके पढ़ो पढ़ो। नाम रोशन करना है, कुछ करके दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है। दुनिया में आए हो तो कुछ करके जाओ। यहां पर जो लोग करके गए हैं उनका जीवन छीन लिया उनके बाप दादाओं ने, हमारा जीवन हमारे बाप दादाओं ने, और हम अपने बच्चों का जीवन छीन रहे हैं कि कुछ करके दिखाओ, नाम रोशन करो, परछाइयों में जियो। और इन्हीं परछाइयों में घूमता हुआ जीवन जो हम परछाई छोड़ करके बना करके जाते हैं, काल खींच लेता है, वह मरुस्थल खींच लेता है उसको पकड़ के। जहां पर परछाई है मृत्यु है, अमृत सिर्फ वहां है जहां कोई परछाई नहीं बनती। जहां पर भी देखने में देखने वाला है, देखने में उसकी परछाई बन रही है। जहां पर भी सुनने में सुनने वाला है, सुनने में परछाई बन रही है। पर अभी देखिए, अभी यह पता लगाइए कि वह सुनना क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं, वह देखना क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं। देखने से परछाई मुक्त, देखने का जीवन घट रहा है। सुनने में परछाई मुक्त, सुनना घट रहा है।
और वहां से कला सीख करके बिल्कुल भौतिक तल से भीतर वह जीना क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं। यह है ना कि मैं जी रहा हूं, मैं सब कर रहा हूं, मैं हूं। वहीं पर अभी वह जीवित बैठना, वह जीवित रहना क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं। आप पहले भी नहीं कर रहे हैं, जीवन के नाम पे आप कुछ नहीं कर रहे हैं, पर वो जो दम्भ है वो बना हुआ है, वो परछाई है। और आपने जैसे ही ये सवाल उठाया कि जीना वह क्या है जिसमें परछाई नहीं है, जिसमें जीने वाला नहीं है, परछाई की सारी संभावनाएं छूट गई। ऐसे जीवन की मृत्यु नहीं होती, ऐसा जीवन अगाध है। परछाई गाध की बनती है, और परछाई से, जैसे अभी हम लोगों ने जो पिछला दृष्टांत लेकर के प्रयोग किया कि वह जीना क्या है जो स्टैंड पॉइंट से मुक्त है, तो स्टैंड पॉइंट से मुक्त जीवन में कितने कदम हम चले? आखिरी कदम। प्रश्न उठाना आखिरी कदम है, एक कदम मात्र। वह जीना जो स्टैंड पॉइंट से स्टैंड पॉइंट में अगर हम जाते तो बहुत सारे कदम होते, एक कदम, दो कदम, चार कदम, 10 कदम, क्योंकि स्टैंड पॉइंट अनंत है तो अनंत कदम हो सकते हैं, अलग अलग स्टैंड पॉइंट है। लेकिन स्टैंड पॉइंट से वह जीना जो स्टैंड पॉइंट से ही मुक्त है, बस एक कदम। आपने सवाल उठाया कि वह जीना क्या है जो स्टैंड पॉइंट से मुक्त है, और पूरे कौशल से उठाया। यह नहीं कि आप वेट कर रहे हैं कि स्टैंड पॉइंट, इस स्टैंड पॉइंट से वेट कर रहे हैं कि अब मैं बिना स्टैंड पॉइंट के जीऊंगा। वह धोखे में आप नहीं है, वह धोखे में जीवन नहीं है। स्टैंड पॉइंट से मुक्त जीवन घटना शुरू हो गया। अगर हम जी रहे हैं, मुझे यह लग रहा है कि मैं जी रहा हूं, वहीं पे यह प्रश्न उठाया गया, वह जीना क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं, जिसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है, मैं जैसी चीज ही वहां पर नहीं पाई जाती। अंतिम कदम, आखिरी कदम। तो आज दिन भर हम इस प्रश्न की छानबीन करेंगे कि क्या हमारे जीवन में जो जिया जा रहा है उसमें किसी भी तरह से परछाई छूट रही है, परछाई छोड़ने की मनसा है, चाहे भविष्य में चाहे अभी, किसी भी तरह से कोई परछाई छोड़ने की मनसा है। उसका हम लोग आज वेरिफिकेशन करते हैं, सत्यापन करते हैं, फिर सांझ की बैठक में जो भी अवलोकन होगा उसको लेकर के मिलेंगे। थोड़ी देर के लिए जो हम लोगों ने आपस में साझा किया है उसके साथ बैठते हैं, और फिर सांझ आज 7 बजे तो हम लोग फेसबुक लाइव करने वाले हैं, तो 1 घंटा उसमें हम सब लोग मिलते हैं, और फिर 8 बजे से 9 बजे तक हम लोग यहाँ पर जूम पर संवाद कर लेंगे। जो अवलोकन होगा उसको लेकर के यहाँ 8 बजे मिलेंगे सांझ की बैठक वाले लिंक से। तो थोड़ी देर जो भी हम लोगों ने आपस में साझा किया है, इस प्रश्न के साथ बैठते हैं कि क्या हमारे जीवन में परछाइयां चल रही हैं, परछाइयों को स्थापित करने की, परछाइयों को बनाए रखने की चेष्टा चल रही है, या वास्तविक जीवन चल रहा है? इस प्रश्न के साथ बैठते हैं। फिर सांझ की बैठक तक के लिए हम लोग अपने साथ प्रयोग करने में आगे बढ़ जाएंगे।
क्या हमारे जीवन में परछाइयों को स्थापित करने की कवायद चल रही है? क्या हमारे जीवन में, संबंध में परछाइयों को विधिवत बनाए रखने की या बनाने की कोशिश चल रही है? जो हम जीवन जी रहे हैं उसमें परछाइयों को ही महत्व दिया जा रहा है? क्या हमारे जीवन में जो भी कुछ यह जिया जा रहा है उसमें परछाइयों को जड़ देने की कोशिश हो रही है?